हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में सब लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है अभी सर्कल पढ़ रहे हैं और अभी जस्ट आपने प्रीवियस लेक्चर देखा जिसमें मैंने लोकस पहले डिफाइन किया। लोकस इसलिए डिफाइन किया कि लोकस क्या है ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि लोकस वर्ड का यूज सर्किल के डेफिनेशंस पे आ रहा था। ठीक है, और जब सर्किल का इक्वेशन देख लिए तो सबसे पहला जो फॉर्म हमको मिला वो है सेंटर रेडियस फॉर्म। इससे हमको ये पता चल गया कि किसी भी सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए हमको मिनिमम क्या क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए, दूसरा रेडियस चाहिए। उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल डिस्कस किया, जिसमें से पहला फॉर्म मेरा सेंटर रेडियस है, दूसरा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तीसरा हमने पॉइंट सर्कल के बारे में डिस्कस किया, और चौथा जब किसी सर्कल का एक डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो तो इक्वेशन क्या लिखते हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए अब जो मेरा टॉपिक्स है इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसी के संदर्भ में डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल में ही जो अगला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, शायद वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, वो है मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ने से पहले हम इसके बैकग्राउंड, इसके थोड़ा सा इसके पीछे आते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है, पहले जानना है, पढ़ना नहीं है, हम लोग को जानना है जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, सर्कल कर्व ही होता है, लेकिन सर्कल उसका एक स्पेशल केस हो गया। हमको पहले जानना है जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और ये आगे चल के भी आपको यूज होगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है आपके लिए भी, और हमको तो खैर बताना ही है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। एक्चुअली ये कर्व जो होता है ये 2 डिग्री का होता है। ये 2 डिग्री का इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो भी अभी कर्व पढ़ेंगे वो प्लेन में पढ़ेंगे, इसलिए 2 डिग्री है। कर्व ऑफ 2 डिग्री, ऑफ 2 डिग्री ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व जो होता है ये होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, हो सके तो इसको आप याद कर लीजिए। ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये है आपका ax² प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। 2 डिग्री इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है आपका, और 2 होल नंबर है, डिग्री हमेशा होल नंबर होता है, इसलिए ये 2 डिग्री का कर्व है। अब आपको बता दें ये कर्व जो होता है, ये कर्व बहुत सारे चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं दिस में रिप्रेजेंट्स क्या क्या। दिस में रिप्रेजेंट्स नंबर 1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा सर्कल, तीसरा पाराबोला, चौथा इलिप्स, पांचवा हाइपरबोला। ये जो एक कर्व है ax² प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0, दिस कर्व में रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। अब सवाल यह है कि ये कर सकता है, लेकिन कब, किस सिचुएशन में, कौन सा ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि ये सर्कल हो जाएगा, कौन सा ऐसा कंडीशन होगा कि ये पाराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। तो ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये 2 डिग्री कर्व का एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसका भी जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से इंडिकेट करते हैं, जो कि हो जाता है b² माइनस 4ac। उसी तरह इस 2 डिग्री कर्व का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। तो यहां लिखेंगे हियर डिस्क्रिमिनेंट किसका, ऑफ द अबव कर्व। ठीक है, इज डेल्टा, और डेल्टा क्या होता है देखो डिटरमिनेंट के टर्म में लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट होता है
जो कि 3/3 ऑर्डर का होता है। लिखने का टेक्निक क्या है, ए बी सी को पहले डायगोनली लिख दो। तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी। ए बी सी को डायगोनली लिख दिए। उसके बाद कौन बचा, एच, तो यहाँ लिखेंगे एच और यहाँ भी लिखेंगे एच। ठीक है, उसके बाद कौन आया, जी, तो यहाँ लिखेंगे जी, यहाँ भी लिखेंगे जी। उसके बाद कौन बचा, एफ, तो यहाँ लिखेंगे एफ, यहाँ लिखेंगे एफ। जब इस डिटर्मिनेंट जो कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जब इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करोगे ना, हमको पता है एवरी डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, और वो नंबर कैसे मिलता है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो जैसे ही इसको आप एक्सपेंड करेंगे, या बोलचाल की भाषा में लिख सकते हैं इसको, जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आप इस तरह से लिख सकते हो, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस 2 डिग्री कर्व, जो कि एक पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, उसके लिए इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग, इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल से इंडिकेट करते हैं। और डेल को याद रखने का ये एक टेक्निक है, मैंने पहले भी बताया कि ए बी सी को डायगोनली लिख दो। उसके बाद देखो कौन बचा, एच, तो एच को यहाँ लिखेंगे, एच को यहाँ लिखेंगे। फिर कौन आया, जी, जी को यहाँ लिखेंगे, जी को यहाँ लिखेंगे। फिर कौन आया, एफ, एफ को यहाँ लिखेंगे, एफ को यहाँ लिखेंगे। आगे चल के पढ़ोगे, जब आप पढ़िएगा डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, तो पढ़िएगा आपका सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें भी ये चीज़ आता है आपका। इसको अगर मैट्रिक्स बना दे तो ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आ जाता है ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये इसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 2 डिग्री कर्व है, ये 2 डिग्री कर्व सर्किल कब होता है। तो हम लोग अब जानेंगे कि सर्किल होने का क्या कंडीशन है, और इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन इसके लिए जरूरी था, बाकी डिटेल से और भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जब भी जिस चैप्टर में इंटरव्यू करेंगे उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे कि ये किस कंडीशन पे, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हम सर्किल पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग ये जानेंगे कि अभी किस कंडीशन पे ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको एक बार देखो, फिर मैं लौट के आता हूँ। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो 2 डिग्री कर्व था क्या, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना रिप्रेजेंट सर्कल इफ क्या क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन कि ये जो डेल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी कंडीशंस फॉर द डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस कर्व टू बी इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दैट डिस्क्रिमिनेंट नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन है वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब हुआ कि ए और बी बराबर होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे थर्ड कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो यहां लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। कहने का मतलब एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 2h, तो 2 तो कभी 0 नहीं होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई दैट इज 2h मस्ट बी 0, तो 2 0 नहीं होता है, देयरफॉर h जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर विच दिस इक्वेशन ऑफ कर्व मस्ट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दैट इक्वेशन बिकम्स द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 10। ठीक है, अब सवाल ये है कि x और y का कोएफिशिएंट सेम रखना है, तो सेम रखना है तो क्या करते हैं, दोनों को 1 बना देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस ये एक्स वाई वाला टर्म खत्म, तो ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज सॉरी एक्स स्क्वायर, ये 0, ये वाई स्क्वायर, ए और बी को 1 बना दिए। अब प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दस दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल याद हो गया होगा। एक बार पढ़ के देखिए, क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको गौर से देखोगे, इसको जब गौर से देखिएगा तो हमको तो पता है कि x और y वेरिएबल है, लेकिन उसके अलावा आपको 3 अननोन कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, वो है आपका g, f और c। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का रूल है, मैथमेटिक्स का क्या रूल है कि अगर आपके पास जितना अननोन है और उस अननोन को फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास उस अननोन के टर्म में उतना ही रिलेशन चाहिए। तो अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालना है और आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लिया उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हमको पता है उसमें 3 अननोन है, तो तीनों के टर्म में आपको 3 गो रिलेशन चाहिए। जब तक आप 3 रिलेशन नहीं निकालेंगे तब तक आपका सर्कल का इक्वेशन कभी नहीं निकलेगा। यही कारण है कि आगे चल के हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। हमको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स भी हो सकता है, 1 पॉइंट्स भी हो सकता है, लेकिन जब 1 पॉइंट होगा तो कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, तो इसके अलावा और कुछ रिलेशन देने की जरूरत या कोई कंडीशन देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि 3 पॉइंट्स इज द सफिशिएंट कंडीशंस टू राइट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्योंकि हमको पता है कि GFC 3 गो अननोन है, तो 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे तो 3 गो रिलेशन मिलेगा और तीनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो हम ज़्यादा इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि 2 डिग्री कर्व को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके बेसिस पे जब हम एक सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं तो सर्कल का इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ये जो दिख रहा है यही आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि बाबू बताइए कि इसमें सेंटर रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा लॉजिक है। हमको जैसे मान लो कि सपोज दैट किसी का भी कोई चीज हमको पता करना है, अगर उसको उसी तरह के फॉर्मेट में सजा दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई डेस्क वगैरह होता है। आजकल क्या होता है कि डेस्क, लकड़ी का डेस्क होता है, तो लकड़ी के डेस्क में क्या होता है कि कांटी ठोक करके डेस्क बना के दिया जाता है। लेकिन आजकल देखिएगा कि बहुत सारा सामान जो है ऐसे पैकेट में आता है जिसको हम लोग को असेंबल करना रहता है। तो जब कोई सामान पैकेट में है, अगर उसको हम बाहर निकाल देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा सामान है या किस चीज़ का सामान है। लेकिन उसको अगर हम असेंबल कर देते हैं तब आपको पता चल जाए अच्छा ये तो चेयर का सामान था, ये तो डेस्क का सामान था। क्लियर? तो किसी को भी किसी के फॉर्म में दिखा देते हैं तो फॉर्म देख करके हम उसको पहचान सकते हैं। तो हमको पता है कि सर्किल का जो सबसे पहला फॉर्म पढ़े थे वो था सेंटर रेडियस फॉर्म। तो क्यों ना अगर इसको हम सेंटर रेडियस फॉर्म में सजा दें तो हमको ऑलरेडी सेंटर रेडियस पता हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी सर्कल का अगर आपको पूछे कि व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस, तो बेहिचक आप उसको सजा दीजिए सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो आपको उसका सेंटर और रेडियस दोनों इजी वे में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो अगला कंटेंट है वो है व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो तब तक इसको देखिए, फिर मैं रिटर्न होता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख ही चुके हैं बोर्ड में लिखा हुआ है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, आपको याद है सेंटर रेडियस फॉर्म क्या था? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब
लेफ्ट हैंड साइड में दो परफेक्ट स्क्वायर, एक एक्स वाला दूसरा वाई वाला, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स अगर आपको इस सर्कल का सेंटर रेडियस चाहिए तो आपको उसको उसी फॉर्म में सजाना पड़ेगा, मतलब एक एक्स वाले का परफेक्ट स्क्वायर, एक वाई वाले टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, बाकी कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए। बहुत सिंपल लॉजिक है, आप यहां देख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे, टेक करते हैं, एक बार इसको ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग x वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, y वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx एक साथ इसको घेर दिए छोटी ब्रैकेट में, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy ये एक साथ, और ये जो कांस्टेंट टर्म c है इसको आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो जहां b है वहां है g, तो हमको चाहिए b स्क्वायर मतलब g का स्क्वायर, अभी आप लिख लीजिए। चलिए उसी तरह से यहां देखो, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एफ, मतलब जहां b है वहां f है, तो b स्क्वायर चाहिए मतलब f का स्क्वायर चाहिए। आपने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एडिशनल काम किया है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आपने एडिशनली लिखा है। मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई भी चीज़ आप एडिशनली नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए करते भी हैं तो उसको आपको मैनेज करना रहता है। तो या तो आप लेफ्ट साइड में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर लिख के घटा दीजिए या राइट साइड में जोड़ दीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कांस्टेंट को राइट साइड में लिखते हैं, तो क्यों ना हम g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर को कांस्टेंट को राइट साइड लिख दिए, और ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म माइनस c जो है आपके राइट हैंड साइड में है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको तो लिखना ही लिखना है। क्लियर? चलिए आप ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xg प्लस जी स्क्वायर मतलब x प्लस जी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस उस इन द सिमिलर वे यू कैन राइट y प्लस f का होल स्क्वायर। सो हियर यू कैन राइट y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पहले ही बताया कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब राइट हैंड साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। तो ये एक नंबर है, जैसे मान लो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन अगर 5 को परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। कहने का मतलब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट और उसका परफेक्ट स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अभी भी ये फॉर्म में नहीं आया, थोड़ा सा और वर्कआउट करना है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस g का होल स्क्वायर प्लस y माइनस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये फॉर्म में आ गया। ये है देखो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से आप सेंटर और रेडियस पता कर सकते हैं। तो सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बात समझ में आई? इसीलिए किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करना है तो दिस इज द general way, this is the general method to find out the center and radius of a given circle when the circle is in general form. Clear? लेकिन आपको लग रहा है कि सर इतना छोटा क्वेश्चन है, सेंटर रेडियस निकालना है, 2 नंबर रहेगा, उसके लिए हम इतना वर्कआउट करें? मैं भी नहीं कहूंगा कि आप इतना वर्कआउट कीजिए, मैं कहूंगा कि इसको आप लॉजिकली हैंडल कीजिए। बिना बनाए भी हम बना सकते हैं, बिना इतना डेरिवेशन किए भी हम सेंटर रेडियस लिख सकते हैं। बस हमको g और f चाहिए। अगर हमको g और f मिल गया तो हम उसके सेंटर रेडियस को लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर तो दिख रहा है माइनस जी माइनस एफ। अगर हम g और f निकालेंगे तो माइनस जी माइनस एफ ही सेंटर होगा, ये हम देख रहे हैं। तो उसके लिए हमको इतना सारा करने की क्या जरूरत है? तो हम लोग इसको क्यों ना हम लॉजिकली हैंडल करें।
ठीक है, तो हमेशा बाय प्रोसेस बढ़ना कोई जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके लॉजिकली हैंडल करके भी उसका आंसर दिया जा सकता है। तो इसको जब गौर से देखोगे तो जी और एफ निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखिए जरा से सर्किल का इक्वेशन जो दिया हुआ है जनरल फॉर्म में उसको आप गौर से देखिए। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। हमको जी और एफ चाहिए, तो जी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट का आधा है जी। एफ किसका कॉफिशिएंट है, तो वाई के कॉफिशिएंट का आधा है, और सी तो यहाँ अकेला है। तो ये जो जी और एफ है एक्चुअली कैसे निकालते हैं, तो सेंटर लिखना हो तो एक्स के कॉफिशिएंट का आधा कर दो और साइन बदल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव दे दो। उसी तरह से यहाँ पे वाई के कॉफिशिएंट का आधा कर दो और साइन बदल दो, ठीक है। तो ये जब निकल गया जी माइनस एफ, अब हम देखिए उसके रेडियस पे आते हैं। तो चाहे जी का स्क्वायर करो या माइनस जी का स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ का स्क्वायर कीजिए या माइनस एफ का स्क्वायर कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ आया उसका स्क्वायर करके सम ले लो, ठीक है। और सी आपको दिख रहा होगा तो सी को घटा दीजिए, का स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो भी डाटा आएगा वो आपको रेडियस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हम लॉजिकली भी किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से तुरंत सेंटर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, हम इतना डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट सेंटर रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हाट, सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। इसको देखो फिर मैं लौट के आता हूं। हेलो फ्रेंड्स, यहां दो क्वेश्चन है, पूछ रहा है, आपको फाइंड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका ये दोनों सर्कल है और इसका आपको क्या करना है, सेंटर और रेडियस पता करना है। बहुत आसान है, एक नंबर देखो और यहां हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन सर्कल, गिवन सर्कल क्या दिया हुआ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y, ये 9 इधर है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, -9 इज इक्वल टू। हम एक बार में कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे सेंटर। क्या होता है सेंटर, तो x का कॉफिशिएंट कितना है, x का कॉफिशिएंट जी -4 का आधा कीजिए -2, साइन बदल दीजिए तो हो जाएगा 2। उसी तरह से y का कॉफिशिएंट कितना है -12, आधा कीजिए -6, साइन बदल दीजिए +6, दे दो सेंटर। रेडियस आइए, रेडियस क्या होगा, रेडियस तो जो भी यहां आया उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस c, तो माइनस c कितना है, ऑलरेडी -9 है, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 4, ये 36, तो हो जाएगा 4 + 36 + 9, ये हो जाएगा आपका 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 हो जाएगा। इतना यूनिट हो गया, कितना आसान है। चलिए आइए उसी तरह से हम दूसरा नंबर पे आते हैं। जरा सा गौर कीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि सर ने बोला है कि x के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन बदल दीजिए, y के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन बदल दीजिए, निकल जाएगा -g -f, हो जाएगा आपका सेंटर। लेकिन नहीं, यही काम तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो मैंने आपको ये भी कहा है कि स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में x और y के कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर के साथ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चंस में देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों 2 है। तो सबसे पहला काम होता है कि पहले उसको आप जनरल फॉर्म में सजाइए, मतलब कोएफिशिएंट वहाँ पे हर हाल में 1 होना चाहिए। उसके बाद आपको लॉजिक लगाना है जो मैंने कहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2, लेकिन लाना है इसको किधर, लेफ्ट हैंड साइड, तो -3/2x, ये ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा +5/2y, और ये प्लस में है तो -7/2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसको आपको जनरल के फॉर्म में सजाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि वो 1 नहीं हो, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी होगा तो पहले उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं। तो अब आपको सेंटर समझ में आ रहा होगा। सेंटर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -3/2, उसका आधा कीजिए तो हो जाएगा 3/4, और साइन बदल दीजिए, तो ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया। चलिए y का कोएफिशिएंट कितना है, तो 5/2, आधा कीजिए 5/4,
तो ये हो जाएगा 5/4, लेकिन साइन बदलना है तो हो जाएगा -5/4। चलिए अब आते हैं इसके रेडियस में। एंड रेडियस कितना हो जाएगा, तो 3/4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9/16 प्लस -5/4 तो हो जाएगा 25/16 और -c तो हो जाएगा +7 कितना हो गया 2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 16 हुआ ना, तो एलसीएम 16 तो बाहर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 + 25 और ये हो जाएगा आपका 8 8 7 56 56, तो ये हो जाएगा 56। जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं 50 और 20 70 70 10 80 1 81 81 और 9 90 90। ठीक है, 90 को हम लिख सकते हैं 18 5 90 हो गया ना, तो 90 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा क्या? क्या ऐसे दे रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3, हाँ लिख ही सकता है 3 इसको हम लिख सकते हैं 3√10/4 यूनिट। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है तो उसका सेंटर रेडियस पता कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको सेंटर रेडियस फॉर्म में सजाऊं ही, आप लॉजिकली भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, सोच समझकर काम कीजिए। मतलब इसको पहले जनरल फॉर्म में सजा दीजिए और फिर जो मैंने लॉजिक दिया उस लॉजिक को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं और फिर एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए कंटेंट के साथ सर्किल का ही मैं अगले लेक्चर्स में फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, और यही कहेंगे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी लर्निंग।